नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखित उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस का हिंदी रूपांतरण, और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि मिसेस बिंगले और मिस एलिजाबेथ के बीच में, यहाँ तक कि उसमें डार्सी भी शामिल थे, काफ़ी वाद विवाद होते हैं अलग अलग विषयों को लेकर। और साथ ही साथ हमने सुना कि मिस जेन की तबीयत भी थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है। अब आगे भाग 5। डिनर के बाद जब मिस्टर बिंगले की बहनें चली गईं तो एलिजाबेथ अपनी बहन के पास दौड़ी। उसने जब देखा कि उसकी बहन ठंड से अच्छी तरह बची हुई है तो वो उसे अपने साथ लेते हुए ड्राइंग रूम तक चली। वहां उसकी दो दोस्त बड़ी खुशी से उसका स्वागत कर रही थी। एलिजाबेथ ने उन्हें कभी इतना अच्छा नहीं देखा था जितना कि उस 1 घंटे में देखा, जब तक कि लड़के नहीं आ गए। यहाँ लड़के यानी मिस्टर बिंगले, मिस्टर डार्सी एंड मिस्टर हर्स्ट, वे दोनों बातें करने में बहुत अच्छी थी। वो पार्टी के बारे में ठीक ठाक बता देती, मज़ेदार किस्से सुनाती और अपने दोस्तों पर जोर जोर से हंसती थी। लेकिन जैसे ही लड़के अंदर आए तो जेन पर से सबका ध्यान हट गया। मिस बिंगले की नजरें तुरंत डार्सी पर टिक गई, जैसे वो उससे कुछ कहना चाहती हो। डार्सी ने सीधे मिस बेनेट को सभ्य तरीके से बधाई दी। मिस्टर हर्स्ट ने भी हल्का झुककर कहा कि वो बहुत खुश हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खुश बिंगले नजर आए और उन्होंने उससे काफी बातचीत की। वो बहुत खुश था और उसका पूरा ध्यान उसी पर था। पहले आधे घंटे में तो उसने आग तेज की ताकि जेन को कमरे के बदले यहाँ का तापमान कुछ अलग न लगे। उसकी मर्जी पर जेन ने फायरप्लेस के दूसरी तरफ शिफ्ट किया ताकि वो दरवाजे से कुछ दूर रहे, और फिर वो उसी के पास बैठ गया और बाकियों से उसने कुछ ज्यादा बात नहीं की। एलिजाबेथ जो कमरे के दूसरी तरफ काम कर रही थी, ये सब बड़ी खुशी से देख रही थी। चाय खत्म होने के बाद मिस्टर हर्स्ट ने अपनी बहन इन लॉ को कार्ड टेबल की याद दिलाई, लेकिन बेकार। कार्ड टेबल यानी ताश खेलने की बात। उसे पता चल गया था कि मिस्टर डार्सी कार्ड नहीं खेलना चाहते और इसी वजह से मिस्टर हर्स्ट की खुली रिजेक्ट भी रिजेक्ट हो गई। उसने कहा कि कोई भी खेलने का इरादा नहीं रखता, और भाई पूरे ग्रुप की चुप्पी इस बात को सच साबित कर रही थी। इसलिए बेचारे मिस्टर हर्स्ट ने सोफे पर लेटकर सो जाना ही बेहतर समझा। थोड़ी देर में डार्सी ने किताब उठाई, मिस बिंगले ने भी उठा ली, और मिसेस हर्स्ट जो ज्यादातर अपनी चूड़ियों और अंगूठियों से खेल रही थी, कभी कभी अपने भाई और मिस बेनेट की बातचीत में शामिल होती। मिस बिंगले अपने पढ़ने से ज्यादा डार्सी की किताब पढ़ने पर ध्यान दे रही थी। वो बार बार उससे सवाल करती या उसके पेज को देखती, लेकिन डार्सी उससे कोई बात नहीं कर रहा था। वो सिर्फ उसके सवाल का जवाब देता और फिर पढ़ाई में लग जाता, वो भी बिना उसे देखे। आखिरकार अपनी खुद की किताब से ऊब कर, जिसे उसने सिर्फ इसलिए चुना था क्योंकि वो उसकी किताब का दूसरा भाग थी, उसने बड़ा जंप लिया और बोली, कितनी अच्छी बात है ऐसे शाम बिताना। सच कहूं तो पढ़ने जैसा कोई मजा नहीं है। किसी चीज से जल्दी ऊब जाते हैं, लेकिन किताब से नहीं। जब मेरा अपना घर होगा तो मैं बहुत दुखी रहूंगी अगर मेरे पास अच्छी लाइब्रेरी नहीं होगी। लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने फिर से जंप लिया और अपनी किताब फेंक दी और कमरे में कुछ मजा ढूंढने लगी। जब उसे कुछ न सूझा तो उसने अपने भाई को मिस बेनेट से बैले के बारे में बात करते सुना। वो अचानक उसकी तरफ मुड़ी और बोली, वैसे चार्ल्स, क्या तुम सच में नई फील्ड में डांस का प्लान बना रहे हो? मेरी सलाह है कि इससे पहले कि तुम तय करो, कुछ पार्टी वालों की राय ले लो। मुझे लगता है कि हम में से कुछ के लिए बेले जैसे सजा होगा, मजा नहीं। अगर तुम डार्सी की बात कर रही हो ना, उसके भाई ने कहा, तो वो चाहे तो बेले शुरू होने से पहले सो सकता है, लेकिन बेले पक्का है। जैसे ही निकोल सफेद सूप बना लेगा मैं अपने कार्ड भेज दूंगा। ओहो, मुझे बेले ज्यादा पसंद आते अगर वो अलग तरीके से होते, लेकिन आम तरीके से तो बहुत बोरिंग लगता है। नाचने की जगह अगर बातें होती तो मजा आता। बात तो तुम्हारी सही है प्यारी कैरोलिन, लेकिन फिर तो बेले जैसा नहीं लगेगा ना। इसके बाद मिस बिंगले ने कुछ जवाब नहीं दिया और थोड़ी देर बाद कमरे में इधर उधर घूमने लगी।
वो खूबसूरत दिखती थी और चलते हुए उसके शरीर की बनावट और अच्छी तरीके से दिखती थी। लेकिन डार्सी, जिसे वो ये सब दिखाकर इम्प्रेस करना चाहती थी, वो पढ़ाई में इतना व्यस्त था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। और अपनी इसी निराशा में उसने एलिजाबेथ से कहा, मिस एलिजा, मेरी तरह आप भी थोड़ा कमरे में क्यों नहीं घूमती? इतने समय तक एक ही जगह बैठे बैठे थक गई होंगी आप। एलिजाबेथ थोड़ा हैरान हुई, लेकिन तुरंत मान गई। और भैया, मिस बिंगले ने अपनी असल चाल में कामयाबी पा ली। मिस्टर डार्सी ने ऊपर देखा। जिस तरह एलिजाबेथ इस नई हरकत से चौकन्नी थी, डार्सी भी वैसा ही चौकन्ना हो गया। उसने अनजाने में अपनी किताब बंद कर दी। हालांकि उसे भी उनके साथ चलने का न्योता दिया गया, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि सिर्फ 2 वजह सोच सकता हूं जिसके कारण वो दोनों कमरे में टहल रही थी, और दोनों ही वजह में उसका शामिल होना उनके बीच में खलल डाल सकता है। इसका मतलब क्या था? मिस बिंगले जानने के लिए बेताब हो गई। उसने पूछा, आपको समझ आया कि वो क्या कहना चाह रहे थे? एलिजाबेथ ने कहा, बिल्कुल नहीं, लेकिन इतना तय है कि वो हम पर कोई कटाक्ष कर रहे थे, और उन्हें निराश करने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि हम उनसे कुछ पूछे ही ना। लेकिन मिस बिंगले डार्सी को निराश नहीं कर सकती थी। उन्होंने जिद की कि डार्सी अपनी बात साफ साफ समझाएं। इस पर डार्सी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे जरा भी आपत्ति नहीं है समझाने में। देखिए, या तो आप दोनों आपस में बहुत विश्वास रखते हैं और कोई गुप्त बात कर रही हैं, या फिर आपको लगता है कि चलते हुए आपकी शारीरिक बनावट सबसे अच्छी लगती है। अगर पहली वजह है तो मैं बीच में आ जाऊंगा, लेकिन अगर दूसरी है तो मैं आग के पास बैठकर आप सबको देखना चाहूंगा और आपकी तारीफ करता रहूंगा। अरे, आप तो बड़े गंदे हैं, ऐसी बात भला कौन कहता है? मिस बिंगले चौंकी। हमें तो इसकी सजा देनी चाहिए। एलिजाबेथ मुस्कुराकर बोली, अगर सच में सजा देनी है तो बहुत आसान है। हम सब एक दूसरे को चिढ़ा भी सकते हैं और परेशान भी कर सकते हैं। आप तो उनसे बहुत घुली मिली हैं, आपको तो जरूर आता होगा कैसे करना है। इस पर मिस बिंगले बोली, सच कहूं तो मुझे नहीं आता। मेरी नजदीकी इतनी भी नहीं है कि उन्हें चिढ़ा सकूं। शांत मिजाज और मजबूत आत्म संयम का आदमी है वो। इन्हें चिढ़ाना आसान नहीं। और फिर हंसी की बात, अगर कोई मजाक ही ना हो तो हम खुद को हंसाकर मजाक का पात्र क्यों बनाएं? इससे तो मिस्टर डार्सी को अपने आप पर और गर्व होगा। मिस्टर डार्सी पर हंसना मना है? एलिजाबेथ हंसते हुए बोली, ये तो बड़ी खास बात है और उम्मीद है ऐसी ही बनी रहे, क्योंकि भाई मुझे तो हंसना बहुत पसंद है। डार्सी ने कहा, मिस बिंगले ने मुझे कुछ ज़्यादा ही क्रेडिट दे दिया है। दुनिया के सबसे बुद्धिमान और नेक इंसान का या उनके सबसे अच्छे काम को भी मजाक का शिकार बनाया जा सकता है। अगर कोई इंसान हर चीज़ में मजाक ढूंढने में लगा हो तो उसको शिकार तो बनाया ही जा सकता है ना। एलिजाबेथ बोली, बिल्कुल सही, ऐसे लोग होते हैं, लेकिन उम्मीद है मैं उनमें से नहीं हूं। मैं कभी भी किसी समझदारी या अच्छाई का मजाक नहीं उड़ाती। हाँ, मूर्खताएं, बेतुकेपन, अजीब आदतें और विरोधाभास ये मुझे हंसाते हैं, और जब भी मिले मैं हंसती हूं। लेकिन मुझे लगता है कि आप तो इन सब से एकदम परे हैं। डार्सी ने कहा, शायद कोई भी इनसे पूरी तरह परे नहीं होता, लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की है कि ऐसे कमजोरियों से दूर रहूं जो किसी समझदार इंसान को भी मजाक का पात्र बना देती है। इस पर एलिजाबेथ बोली, जैसे घमंड और दिखावा। हाँ, दिखावा तो सच में कमजोरी है, लेकिन घमंड, अगर सच में दिमाग की श्रेष्ठता हो तो घमंड हमेशा संतुलन में रहता है। एलिजाबेथ मुस्कान छुपाने के लिए दूसरी ओर देखने लगी। मिस बिंगले बोली, लगता है आपका मिस्टर डार्सी का विश्लेषण पूरा हो गया, तो बताइए क्या नतीजा निकला? एलिजाबेथ बोली, भाई मुझे तो पूरा यकीन हो गया कि मिस्टर डार्सी में कोई कमी नहीं है। वो खुद ही खुलेआम मान चुके हैं। नहीं, डार्सी बोला, मैंने ऐसा दावा नहीं किया। मुझ में खामियां हैं, बस मैं ये उम्मीद करता हूं कि वो समझदारी से जुड़ी नहीं है। लेकिन अपने स्वभाव के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। शायद मैं बहुत कम झुकने वाला हूं, इतना कम कि दुनिया के लिए असुविधा हो, और लोग मुझे घमंडी सोच लेते हैं। मैं दूसरों की मूर्खताओं और बुराइयों को इतनी जल्दी नहीं भूलता जितना शायद करना चाहिए। जो मुझसे गलती करता है मैं उसे लंबे समय तक याद रखता हूँ। मेरी राय एक बार किसी के बारे में बन जाए तो फिर बदलना मुश्किल होता है, और ये लोगों को खासकर पसंद नहीं आता। तो ये तो वाकई एक कमी है, एलिजाबेथ बोली।
किसी के खिलाफ इतनी ज्यादा नाराजगी रखना चरित्र की एक गंभीर खामी है, लेकिन आपने अपनी कमजोरी बड़ी चतुराई से चुनी है। इस पर मैं हंसी नहीं उड़ा सकती। आप मुझसे बच गए। डार्सी बोला, हर इंसान की फितरत में कोई ना कोई बुराई तो होती ही है, कोई जन्मजात दोष जिसे सबसे अच्छी शिक्षा भी पूरी तरह नहीं मिटा पाती। एलिजाबेथ बोली, आपकी कमी है सबको नापसंद करना। डार्सी मुस्कुराकर बोला, और आपकी कमी है लोगों को जानबूझकर गलत समझना और उन पर शक करना। अच्छा, चलिए कुछ संगीत सुनते हैं। मिस बिंगले बोल उठी। वो इस बातचीत से बोर हो चुकी थी जिसमें उनका कोई योगदान ही नहीं था। लुइसा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना अगर मैं मिस्टर हास्ट को जगा दूं? उनकी बहन ने कोई आपत्ति नहीं की और पियानो खोल दिया गया। डार्सी ने कुछ देर सोचा, फिर राहत की सांस ली। अब उसे यह डर लगने लगा था कि कहीं वह एलिजाबेथ पर जरूरत से ज्यादा ध्यान तो नहीं देने लगा है। अगली सुबह दोनों बहनों में आपस में तय हुआ कि एलिजाबेथ अपनी मां को चिट्ठी लिखे जिसमें वो अनुरोध करे कि आज के दिन ही उनके लिए गाड़ी भेज दी जाए। लेकिन श्रीमती बेनेट, जिन्होंने ये सोच रखा था कि उनकी बेटियां नेदरफील्ड में अगले मंगलवार तक रुकेंगे जिससे जेन की एक हफ्ते की बीमारी पूरी हो जाएगी, वो उन्हें इतनी जल्दी बुलाने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए उनका जवाब एलिजाबेथ की उम्मीद के मुताबिक नहीं था, क्योंकि एलिजाबेथ जल्दी ही घर लौटना चाहती थी। श्रीमती बेनेट ने यह संदेश भिजवाया कि मंगलवार से पहले गाड़ी भेजना संभव नहीं होगा, और साथ ही साथ उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर मिस्टर बिंगले और उनकी बहन उन्हें रुकने के लिए कहें तो वो उन्हें खुशी से और कुछ दिन वहां रहने दे सकती हैं। लेकिन एलिजाबेथ अब बिल्कुल तय कर चुकी थी कि और नहीं रुकेंगे, और उसे उम्मीद भी नहीं थी कि उन्हें रोका जाएगा। उल्टा उसे डर था कि कहीं ऐसा न लगे कि वह जरूरत से ज्यादा वहां टिक गई हैं। इसलिए उसने जेन से कहा कि मिस्टर बिंगले की गाड़ी अभी के अभी मंगा लो। आखिरकार तय हुआ कि वो अपना आज ही निकलने का इरादा सबको बताएंगे और गाड़ी के लिए अनुरोध करेंगे। जब ये बात बताई गई तो सबने अफसोस जताया और उन्हें रुकने के लिए कहा गया, कम से कम अगले दिन तक, जिससे जेन थोड़ा झुक गई और इस तरह उनकी विदाई अगले दिन तक टल गई। हालांकि मिस बिंगले को बाद में पछतावा हुआ कि उन्होंने देरी का सुझाव क्यों दिया, क्योंकि उन्हें एलिजाबेथ से जलन और नफरत जेन के प्यार से कहीं ज्यादा था। घर के मालिक यानी मिस्टर बिंगले को यह सुनकर सचमुच दुख हुआ कि वो इतनी जल्दी जा रही है। उन्होंने कई बार मिस जेन को मनाने की कोशिश की कि अभी जाना सुरक्षित नहीं है, अभी वो पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, लेकिन जेन ने जो सही लगा उस पर अड़ी रही। इधर मिस्टर डार्सी के लिए खबर थोड़ी राहत देने वाली थी। एलिजाबेथ ने नेदरफील्ड में जितने दिन बिताए वो काफी थे। वो इन दिनों उसे जितना पसंद करने लगे थे वो उन्हें खुद भी खलने लगा था। और फिर मिस बिंगले भी एलिजाबेथ के साथ रूखी थी और डार्सी के साथ पहले से भी ज्यादा तंग करने वाली हो गई थी। डार्सी ने ठान लिया था कि अब वो बहुत सतर्क रहेंगे, कोई ऐसा इशारा नहीं देंगे जिससे एलिजाबेथ को लगे कि वो उनकी भावनाओं को प्रभावित कर सकती है। उन्हें लगने लगा था कि अगर ऐसा कोई संकेत गया तो उनका आज का व्यवहार या तो उस उम्मीद को मजबूत कर सकता है या फिर पूरी तरह तोड़ सकता है। इस फैसले पर डटे रहते हुए उन्होंने शनिवार भर में एलिजाबेथ से मुश्किल से 10 शब्द भी बोले होंगे, और जब एक बार वे दोनों अकेले भी रह गए कुछ आधे घंटे के लिए, तब भी डार्सी पूरी ईमानदारी से किताब पढ़ते रहे और एलिजाबेथ की तरफ उन्होंने देखना भी न चाहा। रविवार को सुबह की प्रार्थना के बाद आखिरकार वो विदाई हो ही गई, जिसका ज्यादातर लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एलिजाबेथ के प्रति मिस बिंगले की शिष्टता आखिरी वक्त में अचानक बहुत बढ़ गई और जेन के लिए उसका स्नेह भी। जब वो विदा ले रहे थे तो उसने जेन से कहा कि लॉन्गबॉर्न या नेदरफील्ड में जब भी वो आएंगी उसे बहुत खुशी होगी, और ये कहने के बाद उसने उसे बड़े प्यार से गले भी लगाया, यहां तक कि एलिजाबेथ से भी हाथ मिलाया। एलिजाबेथ पूरे जोश और अच्छे मूड में वहां से विदा हुई, लेकिन जब वे घर पहुंची तो उनकी मां ने बहुत गर्मजोशी से स्वागत नहीं किया। श्रीमती बेनेट हैरान थी कि वो इतनी जल्दी कैसे लौट आई, और उन्हें लगा कि उन्होंने बेवजह सबको परेशान किया है। उन्हें पूरा यकीन था कि जेन फिर से ठंडी हवा में बीमार पड़ जाएगी, लेकिन वहीं उनके पिता, जो कि ज्यादा कुछ नहीं बोले पर वास्तव में अपनी बेटियों को देखकर खुश हुए,
उन्होंने घर में उनकी अहमियत को महसूस किया था। इन दिनों शाम की बातचीत जब सब इकट्ठा होते थे तो उसमें वो जान नहीं रहती थी जो जेन और एलिजाबेथ की मौजूदगी में हुआ करती थी, और ना ही वो समझदारी ही बची थी। इसीलिए वो खुश थे। वहीं दूसरी ओर मैरी हमेशा की तरह गहराई से थॉरीबास यानी संगीत का अध्ययन और मानव स्वभाव के अध्ययन में डूबी हुई थी, और उसने सुनाने के लिए कुछ नए उद्धरण तैयार कर रखे थे। उद्धरण यानी सैंपल, साथ ही कुछ नैतिक ज्ञान की घिसी पिटी बातें भी। कैथरीन और लीडिया के पास और तरह की खबरें थी। फौज में बुधवार के बाद से बहुत कुछ हुआ था। कई अफसरों ने उनके मामा के साथ खाना खाया था। एक सिपाही को सजा के तौर पर पीटा गया था, और यहां तक कि यह भी सुना गया था कि कर्नल फास्टर जल्द ही शादी करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है भगवान। अगली सुबह नाश्ते के वक्त मिस्टर बेनेट ने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने आज अच्छे खाने का इंतजाम किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज हमारे पारिवारिक खाने में एक मेहमान और जुड़ने वाला है। कौन आ रहा है? श्रीमती बेनेट ने चौंक कर पूछा। मुझे तो किसी के आने की खबर नहीं है, सिवाय इसके कि शायद शार्लेट लुकास आ जाए, और मुझे लगता है कि मेरे खाने उसके लिए तो ठीक ही होते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो अपने घर में इतना अच्छा खाना देखती होंगी। अरे, मैं जिसके बारे में कह रहा हूं वो एक सज्जन है, और अजनबी भी। श्रीमती बेनेट की आंखों में जैसे चमक आ गई। सज्जन और अजनबी? जरूर मिस्टर बिंगले होंगे। जिन, तुमने तो एक शब्द भी नहीं बताया, कितनी चुप रहती हो। खैर, मुझे बहुत खुशी होगी मिस्टर बिंगले को देखकर, लेकिन हे भगवान, कितनी बदकिस्मती है, आज तो मछली का एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। लीडिया मेरी जान, घंटी बजाओ, मुझे हिल से तुरंत बात करनी है। अरे अरे, रुक जाओ, ऐसा नहीं है, मिस्टर बेनेट ने कहा। अरे, मिस्टर बिंगले नहीं आ रहे हैं, ये कोई और व्यक्ति है जिसे मैंने कभी अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं। ये सुनकर पूरे घर में हैरानी फैल गई, और मिस्टर बेनेट को इस बात में बड़ा मजा आया कि उनकी पत्नी और 5 बेटियां एक साथ उत्सुकता से सवाल पूछने लगी। उन्होंने कुछ देर तक सबको उत्सुक बनाए रखा, फिर हंसते हुए बोले, करीब 1 महीने पहले मुझे ये चिट्ठी मिली थी, और 2 हफ्ते पहले मैंने इसका जवाब भी दे दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मामला थोड़ा नाजुक है और जल्दी ध्यान देने की जरूरत है। ये चिट्ठी मेरे चचेरे भाई मिस्टर कॉलिंस की है, जो मेरी मौत के बाद इस घर को जब चाहे अपने कब्जे में ले सकता है। ओह प्लीज, ऐसी बातें मत दोहराइए, और वो भी इतना हंसते हुए बोल रहे हैं। श्रीमती बेनेट चढ़ते हुए बोली, मुझे उस भयानक आदमी का नाम भी सुनना पसंद नहीं। अरे, ये दुनिया का सबसे नाइंसाफी वाला मामला है कि आपकी संपत्ति आपकी अपनी बेटियों की नहीं बल्कि किसी और को मिल जाएगी। मैं अगर आपकी जगह होती तो बहुत पहले कुछ ना कुछ जरूर करती इसे रोकने के लिए। जेन और एलिजाबेथ ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि एंटेल यानी जायदाद को पुरुष वंशजों तक सीमित रखने की परंपरा भला क्या होती है। उन्होंने पहले भी कई बार समझाया था, लेकिन यह ऐसा विषय था जिस पर श्रीमती बेनेट तर्क की कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती। वो बस इसी बात को लेकर भड़कती रही कि 5 बेटियों वाले परिवार से जमीन छीनकर एक ऐसे आदमी को देना कितनी बड़ी जाती है जिसे कोई भला पसंद भी नहीं करता। हाँ, बिल्कुल, इस मामले में बहुत अन्याय है, मिस्टर बेनेट ने मजाकिया लहजे में कहा। और मिस्टर कॉलिंस को लॉन्गबर्न की जायदाद पाने के अपराध से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन अगर तुम उनकी चिट्ठी सुनो तो शायद उनके लहजे से थोड़ा असर हो तुम्हारे दिल पर। नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि मुझ पर कोई असर नहीं होगा, और मुझे लगता है कि उनका तुम्हें लिखना ही बहुत बेहूदगी है और दिखावा था। मुझे ऐसे झूठे रिश्तेदारों से नफरत है, नफरत। अरे, जब उनके पिता तुमसे हमेशा झगड़ते थे तो ये क्यों नहीं उसी रास्ते पर चलता रहा? अरे हाँ, बिल्कुल, लेकिन लगता है बेटे के अंदर कुछ बेटे वाला अपराध बोध जाग गया होगा। तुम खुद ही सुन लो। चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी। हंसफोर्ड वेस्टर हेम के पास, केंट, 15 अक्टूबर। प्रिय महोदय, आप और मेरे दिवंगत पिता के बीच जो मनमुटाव था वो हमेशा मुझे बहुत कष्ट देता रहा। जब से मैंने उन्हें खोया है तब से मेरा मन बार बार इस दूरी को मिटाने की इच्छा करता रहा है, लेकिन मुझे डर था कि कहीं उनके साथ अच्छे संबंध में ना होना उनके सम्मान के खिलाफ न समझा जाए, इसलिए कुछ समय तक मैं चुप रहा। यहां मिस्टर बेनेट टिप्पणी करते हैं, देखा मिसेस बेनेट, खैर अब मेरा मन इस विषय पर साफ है। इस ईस्टर पर मैंने पादरी के रूप में दीक्षा प्राप्त की, और मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे राइट ऑनरेबल लेडी कैथरीन डिबर्ग इनका संरक्षण मिला, जो सर लुइस डिबर्ग की विधवा हैं।
उनकी कृपा और उदारता से मुझे इस परगने के एक प्रतिष्ठित गिरजाघर का पद मिला है। मैं भरसक प्रयास करूंगा कि उनके प्रति आभार और सम्मान के साथ आचरण करूं और इंग्लैंड चर्च द्वारा निर्धारित सभी धार्मिक कार्यों को निष्ठा से निभाऊं। एक पादरी होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं जितने भी परिवारों में मेरी पहुंच में हूं उनमें शांति और सद्भाव को बढ़ावा दूं। इन्हीं आधारों पर मैं ये मानता हूं कि मेरे द्वारा किया जा रहा यह मेल मिलाप का प्रयास सराहनीय है। और चूंकि मैं लॉन्गबॉर्न संपत्ति का अगला उत्तराधिकारी हूं, मुझे आशा है कि आप इसे नकारात्मक रूप में नहीं देखेंगे और मेरी सद्भावना की पेशकश को अस्वीकार नहीं करेंगे। आपकी सुंदर बेटियों को नुकसान पहुंचाने की संभावना से मुझे वास्तव में दुख है और मैं इस बारे में क्षमा चाहता हूं। साथ ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं उन्हें किसी न किसी रूप में इसकी भरपाई करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये बात फिर कभी विस्तार से होगी। और अंत में अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं 18 नवंबर यानी सोमवार को 4 बजे तक आपके घर आने की योजना बना रहा हूं। मैं अगले शनिवार तक आपके आतिथ्य का लाभ उठाना चाहूंगा और यह मेरे लिए कोई कठिनाई की बात नहीं है, क्योंकि लेडी कैथरीन को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं होती कि मैं कभी कभी रविवार को कहीं और चला जाऊं, बशर्ते किसी और पादरी को उस दिन चर्च का ख्याल रखना पड़े। मैं आपके लिए, आपकी पत्नी और बेटियों के लिए सम्मान के साथ आपका शुभचिंतक और मित्र विलियम कॉलिंस। चिट्ठी पढ़कर मिस्टर बेनेट बोले, हाँ तो 4 बजे तक हम इस शांति दूत सज्जन का स्वागत करने के लिए तैयार रहें। मिस्टर बेनेट ने चिट्ठी को मोड़ते हुए कहा, बिल्कुल समझदार और सभ्य युवक लगते हैं। मुझे तो उम्मीद है कि वो हमारे काम के आदमी साबित होंगे, खासकर अगर लेडी कैथरीन ने उन्हें फिर से आने की इजाजत दे दी तो। श्रीमती बेनेट बोली, लगता तो है। हमारी बेटियों के बारे में जो बात कही उसमें कुछ समझदारी तो थी, और अगर वे सच में उन्हें किसी तरह से कोई भरपाई देना चाहते हैं तो मैं इसमें कोई रुकावट नहीं बनूंगी। जेन ने कहा, हाँ मां, लेकिन हालांकि ये समझना मुश्किल है कि वो किस तरह की भरपाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी मंशा अच्छी लगती है, ये तो तय है। तभी एलिजाबेथ ने कहा, मुझे तो सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि वे लेडी कैथरीन के लिए कितनी श्रद्धा और भक्ति से भरे हुए हैं और बड़ी तत्परता से लोगों को बपतिस्मा और शादी और अंतिम संस्कार करने की बात भी कह रहे हैं। खैर सच कहूं तो मुझे यह आदमी कुछ अजीब ही लगता है। उसने फिर कहा, मैं उसे कुछ समझ नहीं पा रही। उसके लिखने का तरीका बहुत भव्य और दिखावटी है। और यह क्या बात हुई कि वो माफी मांग रहा है कि वो एंटल में अगला वारिस है? वो खुद थोड़ी इसमें कुछ कर सकता है। क्या यह आदमी वाकई समझदार हो सकता है पिताजी? आपको क्या लगता है? मिस्टर बेनेट हंसते हुए बोले, नहीं बेटा, मुझे तो लगता है कि बिल्कुल उल्टा है। बल्कि मुझे तो उम्मीद है कि यह आदमी जितना कम समझदार निकले उतना ही मजेदार होगा। चिट्ठी में गुलामी और आत्म महत्व का जो मिश्रण है वो मुझे बहुत उम्मीद दिला रहा है। भाई मैं तो बेसब्री से इंतजार में हूं कि वो आए। तभी मैरी पीछे से बोली, लेखन की दृष्टि से देखें तो उनकी चिट्ठी ठीक ठाक है पिताजी। ऑलिव ब्रांच यानी शांति का प्रतीक वाला विचार भले ही नया न हो, लेकिन उसे उन्होंने अच्छे ढंग से पेश किया है। और वहीं कैथरीन और लीडिया को न तो उसकी चिट्ठी में ही कोई रुचि थी, न ही उसकी लेखन में। उनके लिए यह लगभग असंभव था कि उनका यह चचेरा भाई लाल कोट यानी सेना की वर्दी पहनकर आए। और वैसे भी अब कई हफ्ते हो चुके थे जब किसी दूसरे रंग की पोशाक पहने किसी पुरुष की संगति ने उन्हें आनंद दिया हो। जहां तक श्रीमती बेनेट का सवाल है, मिस्टर कॉलिंस की चिट्ठी ने उनके मन में पल रही अधिकतर नाराजगी को दूर कर दिया था। अब तो वो उन्हें देखने के लिए जिस प्रकार की शांति और सहजता से तैयार हो रही थी, वो उनके पति और बेटियों को हैरान कर रही थी। मिस्टर कॉलिंस समय के बिल्कुल पाबंद निकले और पूरे परिवार द्वारा अत्यंत शिष्टता से उनका स्वागत किया गया। मिस्टर बेनेट भले ही बहुत कम बोले, लेकिन महिलाएं बातचीत को लेकर पूरी तरह तत्पर थीं और मिस्टर कॉलिंस को न तो किसी प्रोत्साहन की जरूरत थी और ना ही वह चुप रहने वाले व्यक्ति लगे। वो लगभग 25 वर्ष के, लंबी कदकाठी और भारी शरीर वाले युवक थे। उनका आचरण गंभीर और शाही था और उनके तौर तरीके बेहद औपचारिक। अभी वो बैठ ही पाए थे कि श्रीमती बेनेट की बेटियों की प्रशंसा करने लगे। बोले कि उन्होंने उनके सौंदर्य के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन इस बार तो प्रसिद्धि भी सच्चाई में सामने फीकी पड़ गई भाई। फिर जोड़ा कि उन्हें विश्वास है कि समय आने पर इन सभी बेटियों के विवाह अच्छे घरों में हो जाएंगे।
हालांकि उनकी ये चापलूसी कुछ लोगों को विशेष नहीं भाई, परंतु श्रीमती बेनेट, जिन्हें तारीफ से कभी ऐतराज नहीं होता, तुरंत बोल पड़ी, आप बहुत दयालु हैं सर। मैं तो दिल से यही चाहती हूं कि ऐसा ही हो, वरना इनका तो हाल बहुत दयनीय होगा। अब तो सब कुछ कितना अजीब ढंग से तय हो रहा है। आप शायद इस संपत्ति के एंटल की बात कर रही हैं, क्यों? हाँ सर, बिल्कुल। मेरी इन बेचारी लड़कियों के लिए यह तो बड़ी दुखद बात है। आप खुद सोचिए। हालांकि मैं आपको दोष नहीं दे रही, क्योंकि ऐसी चीजें तो संयोग से ही तय होती हैं। एक बार संपत्ति एंटल हो गई, फिर कौन जाने कि उसका मालिक कौन बनेगा। देखिए मैडम, मैं आपके इन सुंदर बेटियों की कठिनाई को पूरी तरह समझता हूँ और इस विषय पर बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन फिलहाल जल्दबाजी दिखाना नहीं चाहता। हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैं इन कन्याओं की प्रशंसा करने के पूरे मन से आया हूँ। अभी तो मैं कुछ और नहीं कहूंगा, परंतु जब हम एक दूसरे को और जान जाएंगे। इसी बीच रसोई से खाने के लिए बुलावा आया और लड़कियों ने एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए देखा। मिस्टर कॉलिंस की प्रशंसा का केंद्र केवल बेटियां ही नहीं थी। हॉल, भोजन कक्ष, वहां के फर्नीचर, सब कुछ उन्होंने ध्यान से देखा और फिर सराहा भी। उनकी हर चीज की प्रशंसा श्रीमती बेनेट का दिल प्रसन्न कर सकती थी, यदि ये ख्याल ना था कि वे शायद इसे अपने होने वाली संपत्ति के रूप में देख रहे हैं। भोजन की भी उन्होंने खुलकर प्रशंसा की और जानना चाहा कि इतनी उत्तम पाक कला का श्रेय किस कन्या को जाता है। मगर यहां श्रीमती बेनेट ने कुछ तीखे स्वर में उन्हें स्पष्ट किया कि उनके यहां अच्छी रसोइया है और उनकी बेटियों का रसोई से कोई लेना देना नहीं है। इस पर मिस्टर कॉलिंस ने माफी मांगी कि उन्होंने उन्हें अप्रसन्न किया। श्रीमती बेनेट ने थोड़े नरम स्वर में कहा कि उन्हें कोई बुरा नहीं लगा, लेकिन फिर भी मिस्टर कॉलिंस माफी मांगते रहे, वो भी पूरे 15 मिनट तक। डिनर के समय मिस्टर बेनेट ज्यादा कुछ नहीं बोले, लेकिन जब नौकर चाकर चले गए तो उन्होंने सोचा कि अब मेहमान से थोड़ा बातचीत की जाए। उन्होंने एक ऐसा विषय छेड़ा जिसमें उन्हें लगा कि मिस्टर कॉलिंस अच्छे से बोलेंगे। उन्होंने कहा कि मिस्टर कॉलिंस को अपनी संरक्षिका यानी पेट्रोनेस लेडी कैथरीन डी बर्ग का साथ पाकर बड़ा सौभाग्य मिला है। लेडी कैथरीन उनकी जरूरतों का जितना ध्यान रखती हैं वो काबिले तारीफ है। मिस्टर कॉलिंस तो जैसे इसी मौके का इंतजार कर रहे थे, वो लेडी कैथरीन की तारीफों में लग गए। उनका अंदाज और भी ज्यादा गंभीर हो गया और बड़े अहम भाव से उन्होंने कहा, जी आपसे सच कहूं तो मैंने अपने जीवन में कभी किसी ऊंचे दर्जे की महिला को इतना विनम्र और कृपालु नहीं देखा। लेडी कैथरीन ने मेरे द्वारा दिए गए दोनों उपदेशों को सराहा है। उन्होंने मुझे 2 बार रॉजिंग्स में डिनर पर बुलाया और पिछले शनिवार को तो मुझे खास तौर पर बुलाया था ताकि वो कार्ड्रिल यानी एक तरह का खेल पूरा कर सकें। बहुत से लोग उन्हें घमंडी मानते हैं, कॉलिंस बोले, लेकिन मैंने तो उनमें हमेशा स्नेह और शालीनता ही देखी है। वो मुझसे ऐसे बातें करती हैं जैसे किसी सज्जन पुरुष से। उन्हें इस बात से कोई भी ऐतराज नहीं है कि मैं कभी कभी आस पड़ोस के लोगों से मिलूं या अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए 2-3 हफ्तों के लिए अपने पेरिस से बाहर चला जाऊं। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे जल्दी शादी करने की सलाह भी दी है, बशर्ते मैं समझदारी से दुल्हन चुनूं। और आपको पता है, एक बार तो उन्होंने मेरे छोटे से घर पर आकर खुद बदलावों को देखा, सराहा और कुछ सुझाव भी दिए, जैसे अलमारियों के लिए कुछ शेल्फ्स ऊपर के कमरे में, फलाना फलाना। मिसेस बेनेट बोली, ये तो बड़ी भली और सभ्य बात है। मुझे लगता है बाकी अमीर महिलाओं को भी ऐसा ही होना चाहिए। क्या वो आपके घर के पास रहती हैं सर? कॉलिंस ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरे घर का बागीचा सिर्फ 1 गली की दूरी पर है, रेजिंग पार्क से, जहां लेडी कैथरीन रहती हैं। मिसेस बेनेट ने पूछा, आपने कहा था कि वो विधवा हैं, क्या उनका कोई परिवार है? जी, उनकी एक ही बेटी है, कॉलिंस ने बताया, जो कि रॉजिंग्स की वारिस है और बहुत बड़ी जायदाद की मालकिन भी। अरे वाह, मिसेस बेनेट ने सिर हिलाते हुए कहा, तो वो तो कई लड़कियों से ज्यादा खुशकिस्मत है। कैसी है वो लड़की, सुंदर है क्या? जी, बहुत ही मनमोहक युवती है। लेडी कैथरीन खुद कहती हैं कि असली सुंदरता की बात करें तो मिस डी बर्ग सबसे बेहतर हैं, क्योंकि उनके चेहरे में कुलीनता झलकती है। दुर्भाग्य से उनकी तबीयत कुछ नाजुक रहती है, इसलिए वो बहुत सी कलाओं में ज्यादा तरक्की नहीं कर पाई, वरना वो जरूर करती। ऐसा उनकी शिक्षिका कहती हैं, जो अब भी उनके साथ रहती हैं। लेकिन वो बहुत प्यारी लड़की है और कभी कभी अपनी छोटी सी बग्घी और टट्टुओं के साथ मेरे घर के सामने से गुजरती हैं। मिसेस बेनेट ने पूछा,
क्या वो कभी दरबार में पेश की गई हैं? मैंने उनका नाम दरबारी महिलाओं में कभी नहीं सुना। जी, उनकी तबीयत हमेशा ठीक नहीं रहती, इसी वजह से वो शहर नहीं आ पाती। इस कारण से, जैसे कि मैंने एक बार खुद लेडी कैथरीन से कहा था कि ब्रिटिश दरबार अपनी सबसे चमकदार शोभा से वंचित रह गया है। लेडी कैथरीन को ये बात बहुत पसंद आई और आप सोच सकते हैं कि मुझे ऐसे छोटे छोटे नाजुक तारीफ के मौके मिलते हैं तो मुझे कितनी खुशी होती है क्योंकि महिलाएं इस तरह की बातों को बहुत पसंद करती हैं। मैंने एक से ज़्यादा बार लेडी कैथरीन से कहा है कि उनकी बेटी तो किसी डचेन बनने के लिए ही पैदा हुई है और ऊंचा ओहदा पाने से उनकी अहमियत नहीं बढ़ेगी, बल्कि वो खुद उस ओहदे की शोभा बढ़ा देगी। ऐसी बातें लेडी कैथरीन को बहुत भाती हैं और मैं समझता हूं कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस तरह का ध्यान देता रहूं। आप बिल्कुल सही सोचते हैं, मिस्टर बेनेट बोले, और आपके लिए सौभाग्य की बात है कि आप इतनी नफासत से चापलूसी करना जानते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि ये तारीफें आपको उसी वक्त सूझती हैं या आप पहले से सोच कर रखते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। अधिकतर तो उसी समय जो माहौल होता है उसे से विचार आता है, कॉलिंस बोले। हालांकि कभी कभी मैं ऐसे खास कॉम्प्लीमेंट्स पहले से सोचकर तैयार करता हूं जो आम मौके पर काम आ सके, पर कोशिश यही करता हूं कि वो एकदम स्वाभाविक लगे। मिस्टर बेनेट की उम्मीदें पूरी तरह पूरी हुई। उनके कजिन उतने ही हास्यास्पद साबित हुए जितना उन्होंने सोचा था। उन्होंने बड़ी दिलचस्पी से मिस्टर कॉलिंस को सुना, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। बस कभी कभी एलिजाबेथ की तरफ देखकर आंखों से थोड़ी मुस्कान बिखेरी, जैसे कह रहे हो, देखा। लेकिन चाय के वक्त तक मिस्टर बेनेट को यह तमाशा काफी लगने लगा। वो अपने मेहमान को ड्राइंग रूम में ले गए और चाय के बाद उनसे महिलाओं को कुछ पढ़कर सुनाने के लिए कहा। मिस्टर कॉलिंस तैयार हो गए और एक किताब लाई गई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो किताब सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी की है, यानी कोई उपन्यास है, तो वे एकदम चौंक गए और माफी मांगते हुए बोले, जी मैं उपन्यास कभी नहीं पढ़ता। किटी उन्हें हैरानी से देखने लगी और लीडिया तो चौंक कर बोली, क्या? फिर दूसरी किताबें लाई गई। काफी सोच विचार के बाद कॉलिंस ने फॉरडाइस सर्मन्स नाम की एक धार्मिक किताब चुनी। जैसे ही उन्होंने भारी भरकम और उबाऊ लहजे में 3 पन्ने पढ़े, लीडिया ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। माँ, आपको पता है मामा फिलिप्स रिचर्ड को निकालने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो कर्नल फास्टर उसे रख लेंगे। मुझे खुद मौसी ने शनिवार को बताया था। मैं कल मेरिटन जाऊंगी पता करने कि मिस्टर डेनिस शहर में कब लौट रहे हैं। हालांकि उसकी 2 बड़ी बहनों ने उसे चुप करने को कहा, लेकिन मिस्टर कॉलिंस को यह बहुत बुरा लगा। उन्होंने किताब बंद कर दी और बोले, मैंने अक्सर देखा है कि युवा लड़कियों को गंभीर किताबों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं होती, जबकि वो उन्हीं की भलाई के लिए लिखी जाती है। मुझे ये बात हमेशा हैरान करती है, क्योंकि सीखने से अच्छा और क्या हो सकता भला। खैर, मैं अब अपनी छोटी कजन पर ज्यादा बोझ नहीं डालूंगा। फिर मिस्टर कॉलिंस ने मिस्टर बेनेट की तरफ रुख करते हुए बैकगेमन खेलने की पेशकश की। मिस्टर बेनेट ने तुरंत हामी भर दी और मजाकिया अंदाज में कहा, भाई बहुत अच्छा किया जो आपने इन लड़कियों को उनके हल्के फुल्के शौक के साथ छोड़ दिया। मिसेस बेनेट और बेटियों ने लीडिया के बीच में टोकने के लिए माफी मांगी और वादा किया कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी अगर मिस्टर कॉलिंस फिर से किताब पढ़ें। लेकिन कॉलिंस ने आश्वस्त किया कि उन्हें लीडिया से कोई नाराजगी नहीं है और वो उनके व्यवहार को कोई अपमान नहीं मानते। इसके बाद वो मिस्टर बेनेट के साथ एक और टेबल पर जाकर बैकगेमन खेलने लगे। अब आगे की कहानी जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा अगले भाग का, और यदि आप इंतजार नहीं करना चाहते तो जुड़िए हमारे मेंबरशिप प्लान से, जो कि 3 चाय की ग्लास से भी ज्यादा सस्ती है। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।